ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली 19 साल के अनुष्का कुमारी की, जिसके घर में पीने का पानी न आने की वजह से उसे हर दिन 3 बार यमन के टैंकर से पानी लेने जाना पड़ता है। We're always determined. We fight back if someone is getting in our way. Failure is not an option. कंडीशन इतनी खराब है कि उसके जैसे स्लम में रहने वाले 8000 और लोग हर दिन घंटों तक यमन से टैंकर की राह देखते हैं, और एक बार टैंकर आने के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब उन्हें बिना झगड़ा किए पानी मिला हो। और यही कहानी हर दिन रिपीट होती है। आमच्या मुलाबाळांचं काय आमचं काय। ये कहानी है महाराष्ट्र राज्य में बसे एक छोटे गांव दांड में रहने वाली सरला जी की, जिन्हें सिर्फ पीने के पानी के लिए अपने गांव से जंगल में 2 किलोमीटर दूर कुएं का पानी लाने पैदल जाना पड़ता है। ये सिचुएशन आज की या फिर 1-2 साल पुरानी नहीं है, बल्कि उस गांव के लोगों की जिंदगी निकल गई इसी तरह से पानी जैसे बेसिक नीड को पूरा करते करते। आग उगलती रेत पर नंगे पैर, बाहों में अपना बच्चा और सर पर पानी का घड़ा, यही डेली रूटीन है राजस्थान के थार डेजर्ट में बसे अकड़ला गांव के एक महिला रुक्मा जी का, जो अपने गांव के सभी महिलाओं के साथ हर दिन रेत के टीले से पानी भरकर लाती है और उसे जितना पॉसिबल है उतना उसे दोबारा से इस्तेमाल करती है, क्योंकि हर बूंद कीमती है। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु में आज बड़े से बड़े एमएनसीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज को घंटों तक लाइन में लगकर पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि वहां की 55% बोरवेल पूरी तरह सूख चुकी है। अब दोस्तों, पूरे इंडिया में दिल्ली की अनुष्का कुमारी, महाराष्ट्र की सरला जी, थार डेजर्ट में रहने वाली रखमा जी और बेंगलोर के बड़े एमएनसीज में काम करने वाले ऑफिसर्स, सिर्फ इन्हीं लोगों को पानी की दिक्कत नहीं जा रही, बल्कि आज के डेट में इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में से 820 मिलियन लोगों को एक अच्छा ड्रिंकेबल हेल्दी पानी नहीं मिल पा रहा। आज भी अगर आप इंडिया के ग्रामीण इलाके में जाते हो तो आप सुनकर शॉक हो जाओगे, अभी 21वीं सदी में भी नियर अबाउट 82% लोगों के घरों में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं पहुंचा है। आज इंडिया में 160 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने के पानी के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि हम जो डेली पानी पी रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली किसी बोरवेल से, किसी नदी से या फिर किसी डैम से आता है, तो उसमें से 70% सरफेस वाटर कंटेमिनेटेड है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में आयरन, आर्सेनिक और यूरेनियम का कंसंट्रेशन पाया गया, जिसके कई तरह के हमारे बॉडी पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट नजर आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग 2019 में पहली बार कंपोजिट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंडेक्स लॉन्च करते हैं, जिसमें इंडिया में मौजूद पूरे ड्रिंकिंग वाटर का काला चिट्ठा था। तो जब वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है तो उसके रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग थे। अब वो पूरी 240 पेजेस की रिपोर्ट तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल उस रिपोर्ट का जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इस साइड के मैप में देख सकते हो, कुछ एरिया डार्क रेड दिखाया गया है और कुछ एरिया आपको लाइट येलो कलर में दिखाया गया है। यह मैप एक्चुअली इंडिया का बेसलाइन वाटर स्ट्रेस दिखाता है। तो इस मैप में मौजूद रेड और येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, तो इसे समझने के लिए हमें बेसलाइन वाटर स्ट्रेस का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इंडिया में मौजूद पानी के इस पूरे तनाव के पीछे यही मेन रीजन है। इसी की वजह से हम इंडियंस को पानी की इतनी बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। तो बेसलाइन वाटर स्ट्रेस यानी हमारे पास जितने भी वाटर रिसोर्सेस मौजूद है, उनमें से हम हमारे डेली इस्तेमाल के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए कितना पानी बाहर निकालते हैं, उसे बेसलाइन स्ट्रेस कहा जाता है, जो वाटर रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब एक साल में जितना ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर किसी जगह पे जमा होगा, उसमें से कितने % इस्तेमाल किया जा रहा है, उस % से उस पर्टिकुलर एरिया का बेसलाइन वाटर स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है। मैप में जो डार्क रेड एरिया दिख रहा है, वहां पे 80% से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका परसेंटेज साल दर साल इंडिया में बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि वाटर स्ट्रेस के पीछे मेन रीजंस क्या है और किस जगह पे हमें वाटर स्ट्रेस मेनली दिख रहा है, तो वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से सॉल्यूशंस है जिसके जरिए हम इस वाटर स्ट्रेस जैसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे इंडिया के वाटर स्ट्रेस में फंसे 850 मिलियन लोगों को इस वाटर स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए मेनली 2 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक वो जो हमें अभी के अभी इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सिचुएशन बिगड़ती चली जाएगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 2 लाख लोग पानी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से मारे जा रहे हैं। आज के डेट में हम हमारे जीडीपी का 6% इस्तेमाल कर रहे हैं पानी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से निपटने के लिए। इसलिए ये इमरजेंसी सॉल्यूशंस अभी के अभी इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है।
जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है इमरजेंसी हाइजीनिक वाटर सप्लाई। आज के डेट में जितने भी वाटर स्ट्रेस एरिया है, वो फिर चाहे बेंगलोर जैसी किसी सिटी में हो या फिर दिल्ली जैसा कोई स्लम एरिया हो, वहां पे एक प्लान तरीके से क्लियर हाइजीनिक वाटर पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो टैंकर से या फिर किसी बॉटल वाटर के जरिए हम उन्हें दे सकते हैं, और उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट भी चार्ज करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें उस पानी की वैल्यू समझ सके। इससे होगा क्या, उस एरिया में पानी की वजह से होने वाले जितने भी डिसीजेस है वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इमीडिएट सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंडिया में जितने भी घर है उन सबको उन्हीं के फ्यूचर के लिए अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो सिचुएशन आज बेंगलोर की है, वो सिचुएशन 2025 तक इंडिया के 1 बिलियन लोगों की होगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना या फिर पानी कम पड़ जाए तो इमरजेंसी टैंकर सप्लाई करना, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं हो सकते, और ना ही टैंकर जैसे वाटर सप्लाई पर हम हमारे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो वाटर प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करने के लिए दूसरा सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो दोस्तों, हमने जो पिछली बार ग्राफ देखा था, उस ग्राफ में आपने देखा होगा कि इंडिया में ऐसे कई वाटर एबंडेंट एरिया भी है जहां पे जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पानी मौजूद है। तो अगर किसी तरह से हम उस एरिया से पानी वाटर स्ट्रेस एरिया में ला सके तो इंडिया में पानी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए नो डाउट बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगेगा, लेकिन एनुअली हम इंडिया की जीडीपी की लगभग 5 to 6% वैल्यू पानी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में खर्च करते हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट 5% जीडीपी कॉस्ट से तो डेफिनेटली कम ही होगी। सो इट्स वर्थ इट। इसके अलावा सबसे जरूरी है, हमने ऑलरेडी जो वाटर मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, जिसमें डैम्स, रिजर्वायर, कैनल सिस्टम, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इन सब का टाइमली मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास यही की इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम इंडिया में वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया का फ्रेश वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक और बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं। हमारे पास 7,516 किलोमीटर की एक लंबी कोस्ट लाइन मौजूद है, और उसके बाद आता है एक अथांग महासागर जो पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। हम गुजरात जैसे वाटर स्ट्रेस कोस्टल एरिया में अगर रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं जो समुद्र के खारे पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है, तो इंडिया में ऐसे कई वाटर स्ट्रेस कोस्टल इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो हो सकता है फ्यूचर में हमें कुछ इसी तरह का सॉल्यूशंस अडॉप्ट करना पड़े। भारत के हर एक इंसान को एक ड्रिंकिंग हाइजीनिक वाटर मिलना, यह उस इंसान का फंडामेंटल राइट है, और उस पानी के हर बूंद को सोच समझकर इस्तेमाल करना, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के डेट में पानी का सही इस्तेमाल ही हमारा आने वाला कल बचा सकता है। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग शॉर्ट टॉपिक पर रेगुलर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।